नमस्कार, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सह-आचार्य, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे और आधुनिक हिंदी साहित्य के सामान्य प्रवृत्तियों और उसके काल विभाजन के बारे में विचार विमर्श करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को शोधी विद्वानों और इतिहासकारों ने 4 कालखंडों में विभाजित किया है, जिनका हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ मैं उनको दोबारा दोहरा देता हूँ। आदिकालीन साहित्य, भक्तिकालीन साहित्य और रीतिकाल और आधुनिक काल। आज हम आधुनिक काल की यहाँ चर्चा करते हैं और हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि आधुनिक या आधुनिकता क्या है। आधुनिकता कोई समय सापेक्ष या कोई तिथि नहीं है जहाँ से हम आधुनिकता की शुरुआत मान सकें। आधुनिकता एक वैचारिक दृष्टिकोण है जहाँ से हम जीवन में गतिशीलता और विषयों को वैज्ञानिक ढंग से और तकनीकी के प्रयोग के माध्यम से बहुत त्वरित गति से करना शुरू करते हैं। वहीं से हम आधुनिकता की शुरुआत मान सकते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब से जीवन में गतिशीलता बढ़ी है, जीवन में त्वरा बढ़ी है, वहीं से हम आधुनिकता की शुरुआत मान सकते हैं। जब हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं। तो अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो राममोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है और उनका जो ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की और वहीं से जो सामाजिक बुराइयां, धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी आत्ममुग्धताएं थी, उनको वो समझते हैं और एक नई वैज्ञानिक ढंग से, नई सोच के आधार पर एक नई युग की शुरुआत करते हैं। इसके लिए वो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, अरबी, फ़ारसी पढ़ते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं। पहले विदेश में या 7 समंदर पार जाने वाले को कहते हैं कि ये तो अपवित्र हो गया है। ऐसी जो रूढ़ मान्यताएं थी, उन सबको राममोहन राय तोड़ते हैं और अंग्रेज़ी में अखबार निकालते हैं, अरबी फ़ारसी में अखबार निकालते हैं और ये हम यूँ कहें कि शिक्षा की नई खिड़कियाँ खोलते हैं। और उसके बाद में विभिन्न जो धर्म सुधार आंदोलन होते हैं, चाहे वो आर्य समाज का आंदोलन हो, रामकृष्ण मठ की स्थापना हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, 1885 में कांग्रेस की स्थापना, 1857 का स्वाधीनता संग्राम, ये इन सभी के सामूहिक प्रयासों से हिंदी जगत में और आधुनिक भारत में एक आधुनिकता का माहौल बनता है। और अधिकांश विद्वान इतिहास की जो प्रसिद्ध घटना है 1857 की जो क्रांति है, वहाँ से आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत मानते हैं। जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो 1700 से 1900 विक्रम संवत तक का जो कालखंड है उसको हम रीतिकाल कहते हैं और उसके बाद के हम आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। तो 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है और यहीं से हम, और 1857 की जो क्रांति है वो बड़ी ऐतिहासिक घटना है। यहाँ से हम आधुनिक हिंदी काव्य की या हिंदी साहित्य की शुरुआत मान सकते हैं। अब एक बात समझने की और है कि आचार्य शुक्ल इस काल को गद्यकाल भी कहते हैं। ये बात नोटिस करने लायक है क्योंकि इससे पहले गद्य को साहित्यिक विधा के तौर पर कहीं नहीं लिखा गया था। गद्य केवल राजे रजवाड़ों के पट्टे, परवाने और आदेशों तक सीमित था और साहित्य से मतलब केवल काव्य रचना से था। जो कविता लिखी जा रही थी वही साहित्य माना जाता था। लेकिन आधुनिक काल तक आते आते गद्य की विभिन्न विधाओं का, पत्रकारिता हो, नाटक, निबंध, कहानी, कथा, उपन्यास, बहुत सारी विधाओं का आधुनिक काल में विकास होता है और इसीलिए आचार्य शुक्ल इस काल को
गद्य काल नामकरण भी इसका करते हैं, इसको गद्य काल भी कहते हैं। अब हम इसका काल विभाजन का प्रयास करें या आधुनिक हिंदी साहित्य का जो विभाजन करते हैं तो 1857 से 1900 तक का जो कालखंड है उसको हिंदी में पुनर्जागरण काल नाम दिया है और इसमें पुनर्जागरण की प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती है। अगर हम एक साहित्यिक व्यक्तित्व की बात करें तो इस युग में भारतेंदु केंद्र में होते हैं और इस युग को भारतेंदु युग भी कहा जाता है। 1885 में भारतेंदु मंडल की स्थापना होती है। भारतेंदु साहित्य की विभिन्न विधाओं में काव्य भी लिखते हैं, गद्य भी लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं, नाटक मंडली बनाते हैं, स्वयं नाटक प्ले करते हैं और विभिन्न अखबार निकालते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन है, हरिश्चंद्र चंद्रिका है, कवि वचन सुधा है, बाला बोधिनी है, जैसे अखबार निकालते हैं। और जो समसामयिक विषय हैं, राष्ट्रीयता का स्वर उस युग में जो एक तरह से अंगड़ाई ले रहा था, स्वाधीनता संग्राम की जो प्रवृत्तियां फूट रही थी, बीजांकुर हो रहा था, उन सब को भारतेंदु अपनी रचनाओं में स्थान देते हैं। और भारतेंदु के जो समकालीन अन्य रचनाकार थे वो बड़े बौद्धिक थे, चाहे राधाकृष्ण दास हो, चाहे ठाकुर जगन मोहन सिंह हो, ये सारे के सारे बड़े रचनाकार कहीं न कहीं पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। और पत्रकारिता को इसलिए अपनाया गया कि पत्रकारिता के द्वारा आम आदमी तक पहुंचने की सुलभता मौजूद थी, इसलिए। और साथ ही साथ साहित्य में बौद्धिकता को स्थान दिया जाने लगा। तार्किकता, बौद्धिकता, भाषा के स्तर पर भी नए परिवर्तन शुरू होने लगे और धीरे धीरे खड़ी बोली की प्रवृत्तियां भी भारतेंदु युग में कुछ रचनाकारों की रचनाओं में हमें देखने को मिलने लगती है। इस तरह से जो 1857 से कुछ विद्वान 1850 से 1900 तक का जो कालखंड है उसे भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल नाम भी देते हैं। इसके बाद में 1900 से 1918 तक का जो कालखंड है, इस पुस्तक में 1915 लिखा हुआ है, लेकिन अधिकांश विद्वान 1918 तक का जो कालखंड है उसे द्विवेदी युग नाम देते हैं और प्रवृत्तियों के हिसाब से इसको जागरण सुधार काल नाम देते हैं, क्योंकि जागरण और सुधार की प्रवृत्तियाँ या कहें कि हिंदी नवजागरण की जितनी भी प्रवृत्तियाँ और जो आयाम हो सकते हैं वो हमें इस युग में देखने को मिलते हैं। और ये द्विवेदी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जो सरस्वती पत्रिका निकालते हैं। 1903 से 1920 तक उसका संपादन करते हैं, खड़ी बोली भाषा का संस्कार करते हैं, खड़ी बोली को व्याकरण सम्मतता प्रदान करते हैं और रचनाकारों को नए विषय सुझाते हैं और बताते हैं कि केवल प्रेम और भक्ति, राधा कृष्ण इनको लेकर ही कविता नहीं, कविता छोटे से छोटे विषय से लेकर के बड़े से बड़े विषय तक भी कविता लिखी जा सकती है। और इसके लिए वो कहते हैं कि चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत तक कविता का विषय हो सकता है। इस युग में भी वही प्रवृत्तियाँ पौराणिक प्रसंगों को लेकर के काव्य रचना, स्त्री के सम्मान और स्त्री पात्रों, उपेक्षित स्त्री पात्रों को लेकर के साहित्य में रचना की गई, बौद्धिक प्रवृत्तियों का विकास हुआ और पत्रकारिता, गद्य की विभिन्न विधाएं, निबंध, बहुत सारे आयामों में हिंदी और विशेषकर खड़ी बोली हिंदी के विकास की दृष्टि से द्विवेदी युग अपने आप में अनूठा है। और विशेषकर इस युग में हमें अभिधात्मक अभिव्यक्तियाँ और इतिवृत्तात्मक प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है, वर्णनात्मकता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और मैथिली शरण गुप्त इस युग के बड़े रचनाकार हैं, राष्ट्र कवि हैं और उनके काव्य में हमें तुकांतता, वर्णनात्मकता और अभिधात्मक अभिव्यक्तियाँ देखने को मिलती हैं। और गुप्त जी की पंक्तियाँ कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, या फिर वो ईश्वर का जो एक तरह से मानव रूप में उसको चित्रित करते हैं कि इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ये ऐसी पंक्तियाँ हमें द्विवेदी युग के साहित्य में या कहें कि जागरण सुधार के काल में देखने को मिलती हैं। और 1900
18 से 1936 तक का जो कालखंड है वो हिंदी में छायावाद के नाम से जाना जाता है। प्रसाद, पंत निराला और महादेवी इस युग के 4 स्तंभ हैं। प्रकृति, सौंदर्य, प्रेम, दर्शन, रहस्य, वचन, वक्रता जैसी और छायावादी उपचार वक्रता की प्रवृत्तियाँ हमें इस युग में देखने को मिलती हैं। और इस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि ये जो द्वैधयुगीन जो मर्यादाएं थी और जो उपदेशात्मक प्रवृत्तियां थी और अति सामाजिकता या सामाजिकता के प्रति जो तीव्र आग्रह था, उसकी प्रतिक्रिया में मनुष्य हृदय की एक तरह से प्रतिक्रिया थी। मनुष्य की भावनाओं की अभिव्यक्ति, मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए इस युग के साहित्य में एक तरह से रो उठा था, या कहें कि हृदय की मनुष्य की जो निजी अनुभूतियाँ हैं वो साहित्य में स्थान पाने लगी थी। इसके बाद हम प्रगतिवाद आता है, जो 1936 से 1943 तक के समय माना जाता है, और जो कार्ल मार्क्स हैं उनकी विचारधारा को लेकर वर्ग, द्वंद्व और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इन विषयों को लेकर के ये साहित्य रचना रची गई। और इसमें रांगी राघव, रामलाल शर्मा, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल जैसे बड़े रचनाकार, एक लंबी बड़ी फहरिस्त इस काल में हमें देखने को मिलती है। वर्ग संघर्ष और विशेषकर पीड़ित मानवता के प्रति संवेदना, शोषकों के प्रति आक्रोश, घृणाभिव्यंजन और शोषितों के प्रति एक तरह से आर्द्र संवेदना हमें साहित्य में देखने को मिलती है। इसके बाद में 1900 प्रयोगवाद आता है। 1943 में तारसप तक का प्रकाशन आगे करते हैं, और इसमें आगे जो हिंदी के जो अप्रतिष्ठित, जिनको बड़ा स्थापित जो कवि नहीं थे, उन कवियों की 7 कवियों की रचनाओं को स्थान देते हैं तारसप तक में, और उसकी एक लंबी भूमिका लिखते हैं। और इस भूमिका का ही बड़ा महत्व है। और इसमें वो बताते हैं कि ये 7 कवि किसी एक स्कूल के कवि नहीं हैं, बल्कि इनको अपनी राह का भी पता नहीं है, बल्कि राहों के अन्वेषी हैं। और आगे इस कविता का झंडा उठाते हैं और 7 अन्य कवि की जो रचनाएं हैं उनको लेते हैं। इसका जो मूल विषय था वो प्रयोगशीलता, एक्सपेरिमेंट फॉर एक्सपेरिमेंट, नयापन भाषा के स्तर पर और अनुभूति के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर पर नवीनता, नए नए प्रयोगों की भरमार हमें इस काल में देखने को मिलती है। आगे लिखते हैं कि देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ऐसी पंक्तियां हमें इस प्रयोगवादी काव्य में देखने को मिलती है। लेकिन प्रकारांतर से यह प्रयोगवाद ऊल जरूर अभिव्यक्तियों के कारण और बधेश अभिव्यक्तियों के कारण एक तरह से वैचित्र्यवाद बन करके रह गया था। और 1951 तक आते आते तारसप तक के कवि ही प्रयोगवाद के विरोधी हो गए थे, और दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित होता है, और 1954 में नई कविता का प्रकाशन होता है, और नई कविता का झंडा भी प्रकारांतर से आगे उठा लेते हैं। और नई कविता में जो उच्छृंखल प्रवृत्तियाँ या जो अनियंत्रित अभिव्यक्तियाँ थी, अनुभूतियाँ थी, उनका संजो करके, उनको तरतीब करके नई कविता में स्थान दिया गया। लघु मानव के प्रति आस्था, जीवन के प्रति आस्था, आम आदमी की प्रतिष्ठा, बिंबों की कविता, शब्द की जगह अर्थ की लय की प्रधानता हमें नई कविता में देखने को मिलती है। और इसके बाद में नई कविता के बाद में साठोत्तरी कविता आती है, सन 60 के बाद की कविता, जो मोहभंग और आक्रोश से उत्पन्न कविता थी। सन 62 का चीनी आक्रमण और उसके बाद की स्थितियों को लेकर के कविता आई। उसके बाद में हम समकालीन कविता, हिप्पो कविता, बहुत सारी कविता के आंदोलन चले। उसके बाद में फिर 90 दशक की कविता, 2000 की, फिर 21वीं सदी की एक लंबी परंपरा, या आजकल हम साहित्य में बहुत सारी नई प्रवृत्तियाँ उभर करके हमारे सामने आती हैं। धन्यवाद।